हेलो दोस्तों, कल हमने आपको डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो सेकंड पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं नियोजन, उसका सिलेबस हमने कल आपको बताया था। ठीक है, तो आज हम उसका पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन का अर्थ, आवश्यकता, महत्व एवं क्षेत्र। ठीक है, तो ये जो है आपकी पहली क्लास है। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। ठीक है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे संस्थागत नियोजन। संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं? ठीक है, संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, तो संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है ये देखेंगे। ठीक है, तो संस्थागत जो है आपका संस्थान प्लस गत से बनता है। किससे? संस्थान प्लस गत से आपका संस्थागत बनता है और प्लस नियोजन। ठीक है, तो संस्थान का अर्थ इसमें क्या है? कार्य करने का समूह। संस्था का क्या अर्थ है? कार्य करने का समूह। तथा गत का अर्थ है नियत। गत का क्या अर्थ है? नियत। नियोजन का अर्थ होता है योजनाबद्ध। क्या होता है नियोजन का अर्थ? योजनाबद्ध। अर्थात संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन को संस्थागत नियोजन कहते हैं। संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं? संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन को संस्थागत नियोजन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आपने जो है संस्थागत नियोजन की परिभाषा देख ली। ठीक है, तो संस्थान का अर्थ क्या होता है? सीधे शब्दों में कार्य करने का जो समूह होता है उसे क्या कहते हैं? संस्थान कहते हैं। और गत का मतलब होता है निहित। ठीक है, नियोजन का अर्थ योजनाबद्ध। तो इसीलिए इससे परिभाषा निकली है, संस्था अथवा समूह द्वारा निहित नियोजन को क्या कहते हैं बेटा? संस्थागत नियोजन कहते हैं। ठीक है, वेरी गुड। अब अगली हेडिंग आपकी प्रबंधन। अब प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन किसे कहते हैं? तो प्रबंधन देखेंगे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए। किसका उपयोग करते हुए? संसाधनों का। तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए जो योजना बनाते हैं। ठीक है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास को क्या कहते हैं? प्रबंधन। किस लिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। किस लिए? लक्ष्य प्राप्ति के लिए जिन संसाधनों का उपयोग करते हैं। ठीक है, किस लिए उपयोग करते हैं? लक्ष्य प्राप्ति के लिए। तो एक बार और देखेंगे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए योजना का समुचित क्रियान्वयन व लक्ष्य प्राप्ति हेतु समेकित प्रयास को क्या कहते हैं? प्रबंधन। क्या कहते हैं बेटा? प्रबंधन। ठीक है, ठीक। और संस्था में क्या होते हैं? योजना बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? योजना। तो नोट, हम इसमें नोट देखें, विद्यालय या संस्था में जो योजना बनती हैं। अब विद्यालय या संस्था में योजना तो बनेगी। ठीक है, अब योजना क्या बनती हैं कि टीचर के क्या कार्य होंगे, विद्यार्थियों के क्या कार्य होंगे, उनकी क्या भूमिका होगी, विद्यालय प्राचार्य की क्या भूमिका होगी, और आपका जो वहाँ पे चपरासी होता है उसकी क्या भूमिका होगी। तो ये सारी जो क्या होती हैं योजनाएं बनाई जाती हैं, और सबकी अलग अलग भूमिका होती है संस्था में। ठीक है, तो इसमें जो योजनाएं बनती हैं, किस में योजना बनती है? विद्यालय या संस्था में जो योजनाएं बनती हैं वो अल्प अवधि की हो सकती हैं और दीर्घ अवधि की भी हो सकती हैं। तो जो योजनाएं बनती हैं, तो कुछ योजनाएं कैसी होती हैं? अल्प अवधि की होती हैं। कुछ योजनाएं आपकी कैसी होती हैं? अल्प अवधि की होती हैं। और कुछ योजनाएं आपकी कैसी होती है बेटा? दीर्घ अवधि की। अर्थात विद्यालय या संस्था में जो योजना बनती हैं उसमें कुछ अल्प अवधि की होती हैं, कुछ दीर्घ अवधि की होती हैं। ठीक है, आपने भी अपने विद्यालय में देखा होगा कि कुछ नियम बनते हैं, तो कुछ समय के लिए नियम बनते हैं और कुछ बंद हो जाते हैं। जैसे विद्यालय में आपके कोई प्रोग्राम है तो कहते हैं कि राम की ड्यूटी वहाँ लगा देंगे तो वो गेस्टों को जो है स्वागत करेगा। कहते हैं ना कि विद्यालय में जैसे 26 जनवरी का उत्सव है और कार्यक्रम होना है, तो उसमें सभी जो है छात्रों की और स्टाफ की ड्यूटी लगती है कि कुछ छात्र जो हैं गेट पर खड़े हो जाएंगे जो अतिथियों का स्वागत करेंगे। तो क्या वो लगातार हर पूरी साल भर स्वागत करते हैं? नहीं करते हैं। वो कैसी योजना होती है? कुछ समय के लिए, उसे क्या कहते हैं? अल्प अवधि की योजना होती है। आपका कार्यक्रम है 26 जनवरी, तो सुबह लगा देंगे और जब कार्यक्रम समाप्त होगा
वो जो है अपने स्थान से चेंज हो जाते हैं। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें दीर्घ अवधि की योजना कहते हैं, जैसे आई कार्ड। जैसे आई कार्ड जैसे आई कार्ड नियम बन गया कि आई कार्ड विद्यार्थी को पहन के आना है, तो आई कार्ड तो पूरी साल भर पहन के आता। अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन आई कार्ड पहन के आए, बेल्ट पहन के आए, अगले दिन आपको नहीं पहन के आना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये कैसी अवधि के लिए? दीर्घ अवधि है, लंबे समय के लिए योजनाएं बनती हैं। ठीक है, जैसे कोई टीचर सब्जेक्ट पढ़ाता है, तो आप अगर कोई टीचर है, अगर आप भविष्य में टीचर बनेंगे तो आप जो है जैसे साइंस पढ़ाएंगे तो आप भी पूरी साल साइंस पढ़ाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि हमने आज साइंस पढ़ाया और कल उसी पीरियड में मैथ पढ़ा दें। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप साइंस पढ़ाएंगे तो आप पूरी साल साइंस पढ़ाएंगे, क्योंकि आप साइंस के टीचर हैं। ठीक है, तो ये कैसी है? दीर्घ अवधि वाले जो है योजनाएं होती हैं। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे जो संस्थागत नियोजन होते हैं उसकी उद्देश्य क्या होते हैं। भाई क्या जरूरत है, क्या उद्देश्य है संस्थागत नियोजन करने का? ठीक है, तो वो देखें। तो नंबर 1 इसका है संस्था का विकास। संस्था का विकास अगर नियोजन होता है तो इसका ये उद्देश्य है कि हमारी संस्था का क्या हो? विकास हो। ठीक है, कोई भी विद्यालय या संस्था में अगर नियम बनते, योजना बनती है तो किस लिए बनते हैं? ताकि हमारी संस्था का क्या हो? विकास हो। हमारी संस्था क्या करे? गति करे। अच्छे नियम बनेंगे तो अच्छा कार्य हो, जब अच्छा कार्य होगा तो प्रशंसा होगी और हमारी संस्था भी गति करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट है संसाधनों का अधिकतम उपयोग। संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना। ठीक है, अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है शैक्षणिक आयोजन की उचित दिशा प्रदान करना। अब शैक्षणिक आयोजन क्या होती है? शैक्षणिक आयोजन का मतलब होता है जो शिक्षा से संबंधित आयोजन होते हैं उनको उचित दिशा प्रदान करे ताकि वो कुछ सफलतापूर्वक संपूर्ण हो। ठीक है, चौथा आपका क्या है? चौथा क्या है आपका? इससे छात्रों, अध्यापकों तथा प्राचार्य की भूमिका निश्चित की जाती है। किस किस की भूमिका निश्चित की जाती है बेटा? किस किस की भूमिका? छात्रों, अध्यापकों और प्राचार्य की भूमिका क्या की जाती है? निश्चित की जाती है। ठीक है, तो विद्यालय छात्रों की क्या भूमिका रहेगी? ठीक है, अध्यापकों की क्या भूमिका, प्राचार्य की क्या भूमिका रहेगी, ये किससे निश्चित किया जाता है? योजना बनाकर। जैसे कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें प्राचार्य महोदय की क्या भूमिका होती है, वो सब उसमें लिखित होता है कि ये प्राचार्य महोदय का कार्य होगा और ये अध्यापकों का कार्य, ये बच्चों का कार्य होता है। ये सब जो है किसका उद्देश्य होता है? इसका उद्देश्य संस्थागत नियोजन का उद्देश्य है। ठीक है, अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या है? अगला 5वां पॉइंट है आपका, यह अध्यापकों की स्वतंत्रता व रचनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। किसको बेटा? स्वतंत्रता और रचनात्मकता को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। ठीक है, ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बेटा? छठवां पॉइंट है अगला। छठवां जो आपका पॉइंट है, छठवां पॉइंट है इसके द्वारा स्कूल की प्रगति होती है। अब किस लिए ये करते हैं? कि स्कूल की हमारी प्रगति हो। किस लिए बेटा? स्कूल की प्रगति के लिए संसाधनों के उपयोग को निश्चित किया जाता है कि ऐसे संसाधनों का, कैसे? ऐसे संसाधनों का उपयोग करेंगे जिससे हमारे विद्यालय की क्या हो? प्रगति हो। क्या हो बेटा? प्रगति हो। हमारे विद्यालय के ऐसे संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो ये थे आपके संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। क्या थे? संस्थागत नियोजन के उद्देश्य। ठीक है, ठीक है, समझ में आया? ठीक, अब आपकी अगली हेडिंग है संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन की आवश्यकता। ठीक है, क्या है? आवश्यकता क्या होती है? ठीक है, क्या जरूरत है हमें संस्थागत नियोजन या प्रबंधन की? ठीक है, तो वो देखेंगे। तो नंबर 1 पॉइंट है इसका, क्या है? नंबर 1 आपका इसमें पॉइंट है संस्थागत नियोजन से संस्था को लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है। किसमें? लक्ष्य निर्धारण में सहायता मिलती है। अगर योजना बनाएंगे तो उससे लक्ष्य का निर्धारण होती है और उसमें सहायता मिलती है कैसे क्या कार्य करना है। अगला पॉइंट आपका क्या है? क्या है अगला पॉइंट? इससे, किससे? संस्थागत नियोजन से
इससे संस्था के सभी सदस्यों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिलती है। सामंजस्य स्थापित करने में सामंजस्य। भाई सभी लोग अगर बैठेंगे योजना बनाएंगे तो सभी लोग अपने अपने तर्क देंगे कि सर विद्यालय में ये नियम बनने चाहिए, तो सामंजस्य स्थापित होता है और सभी की सहमति से योजनाएं क्या होती हैं, बनती हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका, संस्था के सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। उत्तरदायित्व की भावना, किसकी भावना, उत्तरदायित्व की भावना कि हमें ये कार्य करना है और कैसे करना है, सफलतापूर्वक करना है। ठीक है। अगर कोई कार्य मिला है कि जैसे कहा जाए कि नरेंद्र को जो है विद्यालय में गेट के पास खड़ा होना है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी प्रकार का अनावश्यक सामान लेके अंदर ना आ पाए। ठीक है। अब उसका कार्य पूरा होगा तो उसे जो है उत्तरदायित्व की भावना कि हमारा ये उत्तरदायित्व है कि हम किसी को जो है अनावश्यक सामान ले जाने को नहीं कहेंगे। ठीक है। तो ये होती है उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता है। ठीक है। ताकि उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट है आपका जो चौथा पॉइंट है वो है, चौथा पॉइंट है कार्यों में सुधार तथा गुणवत्ता में वृद्धि होती है। कार्यों में सुधार, जब हम कोई कार्य करेंगे तो शुरुआत में कुछ गलती होती है, फिर क्या होता है कार्यों में सुधार होती है और गुणवत्ता में वृद्धि हो। कोई कार्य हम करेंगे तो उसके बाद जो है वही कार्य बहुत अच्छा होता है। जैसे आप कोई कार्य करें तो पहली बार गलती होती है लेकिन अगली बार में बहुत अच्छा होता है और उसमें जो है वाहवाही भी मिलती, प्रशंसा होती है, प्रशंसनीय कार्य कुछ होते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, संस्था में उपलब्ध संसाधनों का उत्तम अधिकाधिक सदुपयोग होता है। ठीक है। योजना बनाएंगे तो जो संस्था में हमारी उपलब्ध संसाधन है, जो सामग्री उपलब्ध है, उनका उत्तम अच्छे तरीके से और अधिकाधिक सदुपयोग होता है। ठीक है। तो हमारा जो ये टॉपिक था संस्थागत नियोजन और प्रबंधन की आवश्यकता, ये जो है कंप्लीट हो गया। अगली हेडिंग है हमारी संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। किसके बेटा, संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। अब संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो कितने प्रकार के होते हैं संस्थागत नियोजन क्षेत्र, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर 1 है आपका भौतिक क्षेत्र और नंबर 2 है आपका अकेडमिक क्षेत्र। ठीक है। नंबर 1 में भौतिक क्षेत्र, नंबर 2 में है अकेडमिक क्षेत्र। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, भौतिक क्षेत्र को समझेंगे। किसको समझेंगे बेटा, भौतिक क्षेत्र को समझेंगे। ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आपका क्या है, कक्षा भवन का निर्माण। किसका बेटा, कक्षा भवन का निर्माण होता है इसका क्षेत्र। ठीक है। पहला पॉइंट के कक्षा भवन का निर्माण होना चाहिए विद्यालय में, कक्षा होनी चाहिए अर्थात भवन का निर्माण होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, विद्यालय में हॉल के निर्माण की योजना चाहिए। विद्यालय में हॉल के निर्माण की योजना होनी चाहिए कि एक विद्यालय में एक हॉल होना चाहिए जहाँ पे अध्यापक छात्रों के साथ मीटिंग कर सकें या प्रार्थना हॉल या कोई प्रोग्राम करवाना है, ऐसे हॉल की आवश्यकता होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, स्कूल पुस्तकालय का विस्तार हो। विद्यालय में पुस्तकालय भी आपका होना चाहिए। ठीक है। विद्यालय में पुस्तकालय का विस्तार हो, ये उसके क्षेत्र होते, किसके, संस्थागत नियोजन के क्षेत्र होते हो। कौन सा क्षेत्र है, भौतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है बेटा, भौतिक क्षेत्र है। ठीक है। तो अगला पॉइंट है बेटा, अगला पॉइंट क्या है, खेल के मैदानों का विस्तार होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, बच्चों के लिए खेल का मैदान भी विद्यालय में होना चाहिए। कैंटीन में सुधार, कैंटीन से तात्पर्य समझ ले, जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है। तो कैंटीन में भी सुधार होना चाहिए तथा विद्यालय में पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ठीक है। बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था भी विद्यालय में होना चाहिए। ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट है आपका 7वां, पढ़ने वाले बच्चों की संख्या में विस्तार होना चाहिए।
ठीक है। अगर इस बार हमारे क्लास में 30 बच्चे हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हमारे बच्चों की संख्या कैसे बढ़े। जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चे पढ़ेंगे, तभी हमारा जो है विद्यालय का नाम होगा। तो अब अगला क्षेत्र देंगे, ठीक है। तो भौतिक क्षेत्र आप लोगों ने समझ लिया कि भौतिक क्षेत्र से मतलब होता है विद्यालय में भवन का निर्माण, विद्यालय में हॉल होना चाहिए, पुस्तकालय की आवश्यकता, तो खेल का मैदान, कैंटीन, पानी की व्यवस्था, पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में भी विस्तार होना चाहिए। ये आपका कौन सा क्षेत्र है? तो बेटा संस्थागत नियोजन के क्षेत्र में ये आपका भौतिक क्षेत्र था, ठीक है। अब हम नंबर दूसरा एकेडमिक क्षेत्र देखेंगे, ठीक है। कि अब ये होता है पढ़ाई से संबंधित क्षेत्र। किससे संबंधित? पढ़ाई से संबंधित। इस पुस्तकों में, लेख में सुधार, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा बेटा क्या है? अकादमिक क्षेत्र में देखिए, ये भी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 में है आपका पाठ्यक्रम संबंधी और दूसरा नंबर 2 में आपका पाठ्य सहगामी। कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का, पाठ्यक्रम संबंधी और पाठ्य सहगामी, ठीक है, ठीक है। तो पाठ्यक्रम संबंधी हम लोग देखेंगे। तो नंबर 1 में छात्रों के लेख में सुधार होना चाहिए, ठीक है। क्या होता है? छात्रों के लेख में सुधार। अब छात्र जो लिख रहे हैं वो साफ सुथरा लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, सही लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, ये जो है सुधार होना चाहिए छात्रों के लेख में। ठीक है। अगला पॉइंट आपका अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति होनी चाहिए। हाँ, अगर कोई विद्यालय तो उसमें अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति होनी, ताकि बच्चों को शिक्षण कार्य भी अच्छे से हो सके, ठीक है। अगला जो है आपका पॉइंट है विषयों के कक्ष में सुधार। विषयों के कक्ष में सुधार, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य होता है जैसे आपके कोई विषय का, जैसे एक क्लास है उसमें साइंस विभाग का है, तो साइंस विभाग की सामग्रियां उसमें उपलब्ध है, जैसे आमतौर पर हम लैब भी कह देते हैं, ठीक है, ठीक। अब इसका हम अगला क्षेत्र देखेंगे। अगला क्षेत्र हमारा क्या है? ये 2 प्रकार का था। तो इसमें हमारा अगला क्षेत्र है पाठ्य सहगामी। क्या है बेटा? पाठ्य सहगामी। और पाठ्य सहगामी में हम पहला पॉइंट देखेंगे। पाठ्य सहगामी हमारा पहला पॉइंट है विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। विभिन्न क्रियाओं का आयोजन। अब विभिन्न क्रियाएं क्या होती हैं? विभिन्न क्रियाएं होती हैं बेटा, जैसे आपको कोई सब्जेक्ट है तो आप प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों से, विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनवाते हैं ताकि बच्चों में कौशल का विकास हो सके, ठीक है। बाल दिवस पे आयोजन करवाते हैं बच्चों से, शिक्षक दिवस पे भी कहानियाँ सुनते हैं, ठीक है, और लेक्चर भी देते हैं बच्चों को, किसी पर कहानी सुनाते हैं, और बाल दिवस पे बच्चों से कुछ ना कुछ बनवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं इनका आयोजन होना चाहिए विद्यालय में, ठीक है। इसके बाद जो आप खेल कूद में लास्ट वाला जो पीरियड होता है तो खेल कूद भी करवाते हैं, शनिवार किसी विद्यालय में करवाते हैं, तो ये भी होना चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना। हाँ, शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना से मतलब है कि समय समय पर विद्यालय में अभिभावकों के साथ जो है टीचर मीटिंग कर सकें, ठीक है। अब बच्चों की कमियां बता सकें कि बच्चे ये पढ़ते नहीं, या कुछ भी चीज़ें हैं, बच्चों के सुधार कैसे हो, इस चीज़ों में जो है चर्चाएं हो। अगला पॉइंट बेटा विद्यालय में अनुशासन की व्यवस्था। विद्यालय में अनुशासन, हाँ, विद्यालय में अनुशासन हो चाहिए ताकि बच्चों में झगड़ा ना हो और सभी जो है अनुशासन में रहें, ठीक है। तो हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा ये पार्ट जो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और आपसे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, तो इसलिए हमारे चैनल जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो है जो पढ़ा है वो समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल अगले पार्ट के साथ।